पैसा ही पैसे को खींचता है। अमीर लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये भी अमीर बनने का एक फॉर्मूला है। तो अमीरी किस उम्र में आनी चाहिए? अगर अमीरी 60 साल में आई तो फिर क्या अमीरी आई? अगर आप बूढ़े होते तक अमीर बने तो जब गन्ना खाने का मन था और दांत ही नहीं रहे तो फिर गन्ना मिल भी गया तो क्या फायदा है? मिडिल क्लास अमीर बन सकता है? माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग ही अपर मिडिल क्लास और रिच बने हैं। कितना परसेंट अमीर बनने में शेयर मार्केट? अगर आज अंबानी साहब के पास $100 बिलियन से ऊपर है या 10 लाख करोड़ रुपए उनके पास हैं, तो इस 10 लाख करोड़ में कितनी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी उनकी कार्स हैं, कितनी उनकी ज्वेलरी है? आपको ये हैरानी होगी जान के कि उनका हिस्सा, ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई, इनका हिस्सा बहुत ही छोटा है। बड़ा हिस्सा है जो उनके पास उनकी कंपनीज के शेयर्स हैं। आम आदमी शेयर का चुनाव कैसे करे? अगर आप उतनी ही केयरफुली, जितनी केयरफुली आप अपना जीवन साथी अरेंज्ड मैरिज में चूज करते हैं, अगर आप शेयर को भी वैसे ही चूज करें, यू विल नेवर गो रॉन्ग। जब शेयर मार्केट क्रैश करता है, ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। उस वक्त राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्विमिंग पूल में छलांग लगाने से पहले आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी और वो स्विमिंग आपको कोई कोच ही सिखाएगा। अगर आप सीधे कूदेंगे तो आपके डूब जाने के चांस ज़्यादा हैं। पिछले एक साल में जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर ने शेयर मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के फंडामेंटल्स गोल्ड और सिल्वर को प्रभावित नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं शादी का सीजन आ गया, सोना महंगा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया आ गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। धनतेरस आ गया, बिल्कुल 100, 200, 500 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो 2026 में सिल्वर में इन्वेस्ट करना क्या अच्छा डिसीजन है? जो फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को ऊपर चढ़ाते हैं वो फैक्टर्स अभी मुझे। तो एफडीज आज के समय में क्या डेड इन्वेस्टमेंट? एफडी को मैं अजिता, एआई का इनकम और जॉब्स पर आप क्या असर देखते हैं? अपनी स्किल अपग्रेड कर लीजिए। अगर आपने नहीं करी तो कल को एआई आपकी जॉब खा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 90% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर सिर्फ 10% लोग ही क्यों बनते हैं? पैसा क्यों नहीं बढ़ता? गलती कहाँ होती है? अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट का आज का ये एपिसोड इसकी गहराई में आपको ले जाएगा। साथ ही 2026 की फिनांस रियलिटी के बारे में भी बताएगा, जहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स बदल रहे हैं, एआई आ रहा है। ऐसे में 2026 में आपकी सही फिनांस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट, जाने माने इकोनॉमिस्ट और फिनांस एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली से। बहुत स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट में शरद जी। नमस्कार अजिता, आपको और आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। थैंक यू। सो गुड टू हैव यू हियर। प्लेजर। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम पैसे के हर एंगल पर बात करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि पॉडकास्ट के एंड तक आते आते जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अमीर बन जाएं, एटलीस्ट फिनेंशियल टिप्स, स्ट्रैटेजी और एडवाइस में। ज़रूर ज़रूर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल ज्ञान जो उनको अमीरी की तरफ ले जाए, पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, पैसे को लेकर बहुत स्ट्रगल है। भारत में 10 में से 7 लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, बावजूद इसके वो फिनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? बहुत सारे रीज़न्स हैं अजिता। पहले तो अगर हम इंडिया की बात करें और आपने 10 में से 7 की बात करी, मैं तो इसको और आगे ले जाता हूँ। मैं 10 में से 8-9 तक जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। कमाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि कमाते नहीं हैं, कमाते रहते हैं, पर असल में इसके पीछे राज़ क्या है कि राज़ ये है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, एक पुरानी कहावत है। तो जब पैसा पैसे को खींचता है तो आप अगर पैसा जोड़ नहीं पाएंगे तो फिर अमीर बनने का सपना आपसे दूर होता जाएगा। तो सबसे पहली तो जो गलती होती है वो ये है कि लोग सेव नहीं करते हैं। और आप सच पूछे तो सेविंग की परिभाषा कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर आप मानेंगे, और मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें और आपको देख रहे हैं, उनको अगर आप पूछेंगे सेविंग्स क्या होती है तो वो कहेंगे भाई जो कमाया उसके बाद जो खर्च किया, जो बचा वो सेविंग्स है। यही माना जाता है कि जो बच गया वो सेविंग्स है। बिल्कुल, हाँ। पर सेविंग्स की फाइनेंशियल सेंस में इसकी परिभाषा बिल्कुल उल्टी है। इट्स टोटली द ऑपोजिट। जो एक्चुअल सेविंग्स का तरीका है कि जैसे ही आपकी इनकम आए, सैलरी है या कहीं से प्रोफेशनल इनकम आती है, कोई बिजनेस इनकम आती है, जैसे ही वो आपके अकाउंट में हिट करे, पहले आप 20% उसमें से निकाल लीजिए अच्छा। और अपना गुजारा 80% में करिए।
अच्छा। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं भाई पहले ही सैलरी कम है, इनकम कम है, आप और उसको काट रहे हैं। हुँ, पर अगर आपको वेल्दी बनना है तो कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ये तो पहले देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बिकमिंग रिच। पहली बात तो ये मैं एक बिल्कुल ब्लंट स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। रातों रात अमीर सिर्फ 2 लोग बन सकते हैं। हुँ, या तो किसी की लॉटरी निकल आए, कौन बनेगा करोड़पति 7 करोड़ वाला प्राइज़ जीत जाए, हुँ, या फिर किसी को वसीयत में, हुँ। यानी कि आपको विल में बड़ा पैसा मिल जाए ऑल ऑफ अ सडन। दादा परदादा या हाँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर हो या पैसा हो। उनकी गिनती मैं डेसिमल्स में लेता हूँ, तो इसलिए उसको मैं एक तरफ करके चल रहा हूँ। मैं उन्हीं लोगों को लेके चल रहा हूँ जो अमीर बनते हैं अपनी मेहनत से, अपने पैसे से। तो 2 रूल, पहले 20% जैसे ही हिट करे आप उसको अपने अकाउंट में से निकाल के एक दूसरे अकाउंट में रख दीजिए। हुँ, मुश्किल काम है, हुँ, पर करा जा सकता है, और जिन्होंने किया है उन्होंने वाक़ई में अपनी वेल्थ बनाई है। दूसरा रूल कि पैसा ही आपको अमीर बनाएगा, आपका पैसा ही आपको अमीर बनाएगा। अब ये हो सकता है कि आपने उस बचे हुए पैसे से कोई प्रॉपर्टी ले ली, छोटी-सी प्रॉपर्टी ली 30-40 लाख की, हुँ, वो कल को 3-4 करोड़ की हो गई। हुँ, आपने कहीं कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, हुँ, वो बढ़ते-बढ़ते एकदम से बढ़ गए। सो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपका पैसा आपके लिए करके देगा। हुँ, पर शर्त ये है कि आपने अपने पैसे के लिए कुछ मेहनत करी है। इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, हुँ। यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप अपने पैसे के लिए पहले काम करिए। तो पहला स्टेप ये लीजिए, उसको अलग रख दीजिए। उसके बाद जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें, जहाँ भी आप पैसे को लगाएँ, बहुत ही सोच समझ के लगाएँ। मैंने देखा है अजिता, लोग कहा-सुनी में किसी फ्रेंड ने कह दिया, किसी रिलेटिव ने कह दिया, किसी पार्टी में गए, वहाँ किसी से सुन लिया, कहीं कोई सोशल मीडिया पर देख लिया, इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हुँ। हो सकता है वो प्रोडक्टिव हो, पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, और ज़्यादातर तो नुकसान भी हो जाता है। आप जब तो ऐसे भारत में लोग फाइनेंशियली बहुत लिटरेट नहीं हैं बिल्कुल नहीं है। और और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी लोगों में बहुत कम है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो जेन ज़ी आ रही है उसमें तो बहुत है, हुँ, जो यंग पॉपुलेशन आ रही है उसमें बहुत है। पर फाइनेंशियल लिटरेट वाली बात बहुत काम की है कि ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हैं, और आपको हैरानी होगी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब जिनकी बैकग्राउंड कॉमर्स की रही है, जहाँ पर बेसिक फाइनेंस पढ़ाया जाता है, आपको बैंक के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा कॉमर्स में पढ़ाया जाता है। वहाँ भी मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी अपने ऊपर अप्लाई करती हुई बहुत कम देखी, यानी कि वो खुद पर उसको अप्लाई नहीं करते हैं। वो अच्छा। थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, हाँ, पर जब अपने पैसे की बात होती, कहा जाता है अजिता कि पैसा कमाना आसान है, उसको सँभालना ज़्यादा मुश्किल है। कमा तो बहुत लोग लेते हैं, पर वो सँभाल नहीं पाते, तो सँभाल नहीं पाने से मतलब है कि आप उसको या तो खर्च कर देते हैं, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में फँस जाते हैं, जो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती। मैंने 10,000 रुपए को 5 करोड़ बनते हुए देखा है, और मैंने 10,000 को 20 साल में 20,000 होते हुए भी देखा है। तो हुँ। ये सब डिपेंड 5 करोड़ करता है। कितने समय में बनते हुए देखा है? Mom, it could be as quickly as 3-4 years. डिपेंड्स कि आप अच्छा! आपको अच्छे स्टॉक में लगा दिया आपने, उसको आपने हाँ, रोटेट करके फिर किसी हाँ, प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो होते देखा है। आपको कुछ लोग कह सकते हैं भाई किस्मत की बात है, होती है किस्मत की बात। मैं किस्मत को नकारता नहीं हूँ। आई डोंट टोटली रूल आउट डेस्टिनी। हुँ, डेस्टिनी का रोल होता है, पर डेस्टिनी जब काम करती है जब पहले आप खुद काम करें। So I think first principle of savings most of the people do not use. That is slicing off 20% of your income, putting it aside in a separate bank account. उसको कलेक्ट होनी दीजिए, धीरे धीरे जुड़ने दीजिए, और एक दिन वही पैसा आपको अमीर बना देगा. So that is the first rule. बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डू नॉट डू इट. लोगों का, जैसा मैंने कहा, सेविंग्स की परिभाषा है जो बच गया वो सेविंग्स है. वो सेविंग्स कभी हो नहीं पाती है, होती है तो बहुत थोड़ी सी होती है, और वो ना वो जुड़ पाता है. एक गांव में कहावत बोली जाती है कि बिल्ली के सिरहाने दूध नहीं जमता है. दही जमाने की कोशिश करिए तो वो, क्योंकि पैसा आपके पास पड़ा होगा तो आपकी हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूरत आ जाएगी. आ जाएगी, हाँ। आपको कभी घूमने के लिए चाहिए, कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई किसी को ज़रूरत पड़ गया, तो पैसा कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाता है. होता है तो इतना होता है कि वो आपको अमीर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है. और इसी तरह धीरे धीरे करके, अजिता, नाउ लेट मी साउंड अ बिट फिलोसॉफिकल, वो धीरे धीरे करके उम्र बीतती जाती है, हाँ, और फिर आपको लगता है यार अब अमीर क्या. और एक बात और है अजिता, कि अगर अमीरी 60 साल में आई तो फिर क्या अमीरी आई. अगर आप बूढ़े होते तक अमीर बने, तो जब गन्ना खाने का मन था और दांत ही नहीं रहे, तो फिर गन्ना मिल भी गया तो क्या फ़ायदा है. तो अमीरी किस उम्र में आनी चाहिए? अमीरी मेरे हिसाब से, अगर आप सच में अमीरी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो 30 और 40 के बीच में आ जानी चाहिए. अगर उससे देर से आ रही है
तो फिर आप अमीरी को खाली फील कर पाएंगे, उसको एंजॉय कम पर कर पाएंगे। क्योंकि 60 साल के बाद क्या होता है कि वो घुटने होते हैं ना, वो कहते हैं मुझे रिप्लेस कराओ। वो जो आर्टरी होती है हार्ट की, वो कहती है मुझ में स्टेंट लगवाओ। वो जो दर्दें होती हैं, वो कहती हैं अब तो आर्थराइटिस हो गया है और हाइपरटेंशन हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल कहता है मैं बार बार बढ़ जाता हूँ। तो मुझे लगता है आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली द बॉडी हैज़ टू डिके। तो जैसे जैसे वो डिके होगी, और नॉर्मली अमीरी मैंने देखा है अजिता तभी आती है, बिकॉज जो लोग अमीर बने भी हैं तो बहुत उम्र में जाके बने हैं, तो फिर उनकी अगली जनरेशन उसको या तो एंजॉय कर पाएगी, या अगली जनरेशन उसको ज़ाया कर देगी, या अगली जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएगी, और अगली जनरेशन आलसी भी हो जाती है। बिकॉज व्हेन दे आर गेटिंग समथिंग विच इज़ रेडीमेड, उनको पका पकाया जब मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो जिसने मेहनत करी वो तो उसको एंजॉय कर नहीं पाए, जिसने मेहनत नहीं करी उसने उसको ज़ाया कर दिया। तो आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट विजन ऑफ बिकमिंग वेल्दी। लेकिन 30-40 साल की उम्र में अमीर बनने के लिए आपको बहुत पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी बिल्कुल, आपको 20s में करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपका जब पहला जॉब अगर होता है, जी, वहीं से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा और वहीं जी, से एक्ट भी करना होगा। जी। तो इतनी जल्दी तो कोई जब किसी का भी फर्स्ट जॉब होता है, कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसा देखिए क्या क्यों है? होता है कि अमीरी बनना तो सब चाहते हैं, पर उसके लिए जो एफर्ट है वो आप बहुत देर में शुरू करते हैं। अमीर तो जल्दी बनना चाहते हैं, पर एफर्ट देर में शुरू वो करते हैं। समझ देर में आती है शायद। समझ भी देर में आती है, और उसके लिए जो एफर्ट है, शायद ये जो हमारी आपकी बातचीत है, पॉडकास्ट है, इसका एम वही है कि लोगों को एजुकेट करना, जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि उनको ये समझ आए कि उनको क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। ये 3 सवालों का जवाब उनको निकालना पड़ेगा। तो शुरू का हिस्सा जो होता है करियर का अजिता, वो तो स्ट्रगल में बीत जाता है, टू बिल्कुल। सेटल डाउन योरसेल्फ। यहाँ जॉब करनी है, ये बिजनेस करना है, ये करना है, अभी तो कुछ टाइम है, और ज़िंदगी बहुत छोटी है। इंडिया में एवरेज एज जो है, मीडियन एज हम निकालते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमको इस मीडियन एज का ट्रैक करना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू नो कि कितनी उम्र तक लोग कमाते हैं। 69 पॉइंट समथिंग हमारी मीडियन एज है। इसका मतलब अगर आप 70 साल से ऊपर जी रहे हैं तो आप बोनस लीजिए उसको। सो इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट एज। तो अगर आप 60 साल की उम्र में अमीर बन रहे हैं और 69 मीडियन एज है, तो फिर तो आपके लिए उस अमीरी को एंजॉय करने के लिए टाइम कहाँ बचा। प्लस जो मैंने जो बीमारियां गिनवाई वो भी पीछे पड़ जाती हैं। सो आई थिंक इट हैज़ टू स्टार्ट व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी और व्हेन यू गेट योर फर्स्ट इनकम। जैसे ही आपकी पहली सैलरी आए, आप ये जो 20% वाला फॉर्मूला है, इसको उसी दिन से लगाना शुरू कर दीजिए। और जैसे जैसे आप, तो ये पहली स्टेज है। सेविंग्स इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सेविंग्स से आप अमीर नहीं बनेंगे, बिकॉज इसके बाद अगली जो स्टेज आती है उसको हम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो सेविंग के बाद आप इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, पर इन्वेस्टमेंट तो जब करेंगे ना, जब पहले आपके उस बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पैसे इकट्ठे होंगे। होंगे। सो देन कम्स इन्वेस्टमेंट। फिर उस इन्वेस्टमेंट को आपने कितना सेंसिबली लगाना है, कहाँ लगाना है, वो फिर एक अलग चैप्टर है, उसको हम खोलेंगे जैसे जैसे बात चलेगी। मिडिल क्लास अमीर बन सकता है? बन सकता है। मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग ही अपर मिडिल क्लास और रिच बने हैं। अगर मैं इंडिया में अमीरी की स्टोरीज खोलूं, बड़े बड़े अमीरों की, तो उसमें से बहुत सारे लोग अजिता, ऐसा नहीं है कि वो उनके बाप दादा अमीर थे और वो अमीर बने। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में थे, और मिडिल क्लास से, बल्कि मिडिल क्लास क्यों, बहुत सारे लोग तो गरीब थे और उस गरीबी से उठ के वो अमीर बन गए। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास अमीर नहीं बन सकता। बिल्कुल मिडिल क्लास, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से ही अमीरी की तरफ बढ़ते हैं, बट वो वही लोग होते हैं जिन्होंने बहुत फोकस्ड अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान करा होता है, बहुत ही फोकस्ड, और उनको पता है कि मुझे ये लक्ष्य पर पहुंचना है। और थोड़ा सा किस्मत का रोल रहता है, मैं मानता हूं इस बात को। और आपको एक और राज की बात बताऊं, जब हम अमीरी की बात करते हैं तो हम अब मैं दुनिया के अमीर अगर गिनवाऊं तो एलन मस्क साहब हैं जो नंबर 1 पे हैं। उनकी वर्थ इस टाइम $700 बिलियन की है। बहुत सारी कंट्रीज़ को, करीब 150 कंट्रीज से ऊपर उनकी अपनी नेटवर्थ है। इसके अलावा जेफ बीजोस हैं, लैरी एलिसन हैं, लैरी पेज हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं। दुनिया के हम अमीरों की गिनती कराएं, बहुत लंबी लिस्ट है। भारत में आ जाते हैं, अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, कुमार मंगलम बिरला साहब हैं, सुनील भारती मित्तल साहब हैं। आप इन सब में एक कॉमन चीज़ है अजिता, जो मैं बताना चाहता था। वो कॉमन चीज़ ये है कि अमीरी की परिभाषा क्या है, कि आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं गिनवाता जाता हूँ। आपके पास बहुत बड़ी लग्जरी कार्स हैं, आपके पास बहुत लग्जरी वॉचेस हैं, आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी है,
और आपके फार्म हाउसेस हैं वगैरह वगैरह, जो अमीरी की एक आम परिभाषा ली जाती है। पर आपको हैरानी होगी जान के कि अगर इन अमीरों की वेल्थ का आप डाइसेक्शन करेंगे, यानी कि अगर अगर आज अंबानी साहब के पास $100 बिलियन से ऊपर है, $100 बिलियन लगभग लगभग हो गया 9 लाख करोड़ रुपए। तो अगर 9 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख करोड़ रुपए उनके पास हैं, तो इस 10 लाख करोड़ में कितनी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी उनकी कार्स हैं, कितनी उनकी ज्वेलरी है। आपको ये हैरानी होगी जान के कि उनका हिस्सा, ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई, इनका हिस्सा बहुत ही छोटा है। बड़ा हिस्सा है जो उनके पास उनकी कंपनीज़ के शेयर्स हैं। तो अच्छा। तो अब मैं जो कहना चाह रहा था आप समझ रहे होंगे कि हम्म। आपको आपकी कंपनी के या आपने किसी और कंपनी के शेयर्स अपने पास इकट्ठे किए हुए हैं। जैसे वॉरेन बुफे साहब अभी रिटायर हुए हैं अपनी कंपनी से, बर्कशायर हैथवे से। तो उनके पास कंपनीज के शेयर्स हैं। वो कंपनीज के शेयर्स की नेटवर्थ, उनकी जो अमीरी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसकी वजह से बनता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपकी अमीरी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करती है। तो शेयर मार्केट जो एक ऐसा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, जिसके बारे में आप जब चर्चा करना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बिल्कुल। पर शेयर मार्केट बहुत बड़ा रोल निभाती है आपकी नेट वर्थ बनाने में। ये सच है कितना कि परसेंट, अगर मैं ओ अमीर लोगों का जिक्र जो आपने किया उसको हम एज एन एग्जांपल लेकर चलें, तो कितना परसेंट अमीर बनने में शेयर मार्केट का रोल बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं इसको इसको छुपाना चाह रहा था और आपने पूछ लिया तो मैं बताऊंगा। जब मैंने एवरेज निकाला हाँ। इन सब अमीरों का जिनको मैंने गिनाया, इंटरनेशनल लेवल पे भी और भारत के लेवल पर भी, तो 80 से 90% इनकी वेल्थ शेयर्स से आती थी। वो शेयर्स दो तरीके के थे। इनकी अपनी कंपनी के शेयर्स थे, क्योंकि ये जो मैंने नाम गिनवाए ये तो इनकी खुद की कंपनीज हैं। अब इलॉन मस्क साहब की टेस्ला है, स्पेसएक्स है, और भी बड़े सारे उनके स्टार्टअप्स हैं। अंबानी साहब की रिलायंस ग्रुप है, और भी रिलायंस ग्रुप की कई सारी कंपनीज हैं। अडानी साहब की रिलायंस ग्रुप की कई कंपनी, सॉरी, अडानी ग्रुप की कई कंपनीज हैं। तो इनकी अपनी कंपनी के शेयर्स हैं 80 से 90%। तो इसका मतलब बाकी का 10-20% जो अमीरी, वो प्रॉपर्टीज, कार्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, फैंसी वॉचेस, इन सब से बनती है। ज़्यादातर वो शेयर से बनती है। और एक बात और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो जेन ज़ी में अमीर आपको बनते दिखे हैं, जेप्टो के ओनर हैं, या जोमैटो के ओनर हैं, बहुत स्विगी के सारे ओनर हैं, स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स हैं, दे आर वेरी यंग, यू नो, वो अर्ली 30s में हैं। कुछ तो जेप्टो वाला तो ही इज़ इन मिड 20s। उनकी भी जो नेटवर्थ है, उनकी नेटवर्थ आप देखते होंगे, कभी कभी आपको सोशल मीडिया पे आएंगी कि ये सडनली 20,000 करोड़ के हो गए, 25,000 करोड़ के हो गए। उनकी भी नेटवर्थ उनकी कंपनी की वैल्यूएशन से, कंपनी के वैल्यूएशन का मतलब आपके जो कंपनी में शेयर्स हैं। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा था कि जो फटाफट जो अमीर बने और बहुत ज़्यादा अमीर जो बने हैं, बहुत ज़्यादा अमीर से मतलब जिसको हम स्टिंकिंग रिच कहते हैं, जेनजी भाषा में कहते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डिंग्स दैट दे। बाकी आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग अमीर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी जानते होंगे, मुझे भी जानते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास बहुत फैंसी कार्स हैं, दे आर वर्थ 30, 40, 50 करोड़, 100 करोड़। पर ठीक है, वो भी अमीर हैं। आपके लिए काफ़ी है वो अमीरी की डिफाइन करने के लिए, आपको अमीर कहने के लिए वो सब काफ़ी है। बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू दैट लीग, जहां हम $100 बिलियन, $50 बिलियन, $30 बिलियन, $1 बिलियन इज 9,000 करोड़, अगर आप बिलियनियर्स की बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर अपनी कंपनी के शेयर्स की वजह के बनेंगे। तो मैं यहाँ अमीर की दो कैटेगरीज बना रहा हूँ। एक अमीर वो जो अमीर है, जिसको हम रिच कहते हैं, उसके पास जो मैंने पैसे बताए इतने हैं। एक अमीर वो है जो अलग लीग है, वहाँ हम बिलियन डॉलर्स में पहुंच जाते हैं। वो केवल और केवल शेयर्स की वजह से है। तो मैंने आपको उसे हम एक सुपर रिच कह सकते हैं, एक सुपर क्लू, अमीर। सुपर रिच कह दीजिए, स्टिंकिंग रिच कह दीजिए। मैंने उसको 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 आपको एक क्लू दे दिया, और साथ ही ये बता के एक क्लू दे दिया कि अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या है। तो एक आम आदमी एक अपनी अच्छी नेटवर्थ या वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकता है? मुझे लगता है जो पहला स्टेप मैंने बताया सेविंग्स का, तो उन सेविंग्स को आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है उस पर कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी है। क्या आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? हाल में क्या आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो इस पर डिपेंड करेगा। अब किस्मत का रोल कहाँ आता है कि आपने इनमें से जो एसेट क्लासेस का मैंने नाम लिया, आपने वो एसेट क्लासेस चुनी और उसमें से कोई एक एसेट क्लास जैकपॉट निकल आई। जैसे मुझे कोई साहब मिले,
उन्होंने मुझे बताया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कि मैंने सिल्वर ले लिया था 100 किलो के करीब, हुँ, वो जब 30,000 रुपए किलो था। हुँ, अब सिल्वर मुझे अभी 2-3 दिन पहले जब वो मिले, उन्होंने कहा मेरा सिल्वर तो अब 2.5 लाख रुपए किलो हो गया है। अब आप लगा लीजिए, उन्होंने 100 किलो लिया, हुँ, 2,20,000 किलो, एक प्रति किलो उनको प्रॉफ़िट हुआ इंटू 100। सो ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड कि वो व्यक्ति एकदम से इतना अमीर हो गया। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि किस्मत का रोल, क्योंकि उन्होंने जब सिल्वर लिया 30,000 रुपए के हिसाब से, तो ऐसे लिया होगा भाई ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि मैंने भाई ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट किसी ने कहा तो मैंने उसको उसको सिल्वर में लगा दिया। तो यहाँ कहीं किस्मत का रोल आता है। तो किस्मत के रोल को अगर आपको आयन आउट करना है, मतलब आप चाहते हैं, अब ये कैसे पता लगे कि भाई कौन सी एसेट क्लास सडनली अगले कुछ सालों में इतना जैकपॉट रिटर्न दे जाएगी, हुँ, तो उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है, और यही स्ट्रैटेजी मैं 2026 के लिए भी जिक्र करना चाहूँगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 2026 में अजिता, मैं 2 चीज़ों को, अलग-अलग चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, 2026 में I am expecting as an economic analyst and after analyzing global economic parameters और ग्लोबल जो संकेत आ रहे हैं, बाकी तो आप ज्योतिषियों से भी बात करते होंगे, उनसे पूछिएगा, दिस इज़ माय इकोनॉमिक एनालिसिस। मुझे एक रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है अच्छा। ग्लोबल लेवल पर, हुँ, थैंक्स टू ईदर डोनाल्ड ट्रंप हुँ, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच आर बिल्डिंग अराउंड द वर्ल्ड। उसकी हुँ, वजह से एक रिसेशन, और यूरोप के बहुत सारे देश इस समय रिसेशन के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हुँ, जो हुँ, अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। हुँ, इटली है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, हुँ, अमेरिका भी काफ़ी हद तक। हुँ, तो मैंने ये यहाँ पर क्यों, कि आपने तो मेरे से पूछा था कि हुँ, कहाँ पर उसको करना चाहिए, और मैं ले गया रिसेशन पे, हुँ, क्योंकि मैं 2 चीज़ों को कोरिलेट कर रहा हूँ। हुँ, पहला आपने पूछा कि कहाँ करना चाहिए, जो मैंने कहा कि कोई एक एसेट क्लास आपकी सडनली जैकपॉट बन जाएगी। इसको मैंने क्यों इस चीज़ से रिलेट किया कि जब रिसेशन आहट दे रहा हो, तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी व्हिच गिव्स यू मल्टी एसेट एलोकेशन। हुँ। यानी कि आपको एक ही एसेट में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सो डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए, और मैं 5 एसेट क्लासेस का अजिता यहाँ पर नाम लूँगा। आप इन 5 में डिवाइड करके रखेंगे। अब मैं आपके सीधे सवाल के जवाब पे आ जाता हूँ कि उसको कहाँ कैसे करना चाहिए। सो आई विल नेम 5 एसेट क्लासेस व्हिच यू शुड डू। सो आई वुड से 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स शुड गो इनटू म्यूचुअल फंड्स, सेलेक्टिव म्यूचुअल फंड्स। हुँ, 20% इनटू स्टॉक्स, कंसल्ट एन एक्सपर्ट, बिकॉज़ स्टॉक्स लेना थोड़ा कठिन काम होता है। म्यूचुअल फंड तो फिर भी आप इंटरनेट पे ढूँढेंगे, आपको बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स पता लग जाते हैं, तो आप उनमें कर सकते हैं। पर स्टॉक्स जो है, उसके बारे में बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स देते रहते हैं, हुँ, वो कई दफ़े बायस्ड होती है। हुँ, तो इसलिए आप खाली सोशल मीडिया के पर देख के आप स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ, सो देयरफॉर यू हैव टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट। 20% म्यूचुअल फंड्स, 20% स्टॉक्स, हुँ, 20% इन योर सेविंग्स अकाउंट ऑल्सो। ये अमीर बनने का नहीं है, पर क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सारा 100 का 100% आप इन सब में लगा दीजिए, तो कई दफ़े लिक्विडिटी इशू आ सकता है और रिस्क बढ़ सकता है। 20% है। 20% in gold and silver, हुँ, because this is the new shining, I would say, हुँ, investment class over the last few years, 2-3 years से बहुत चमक रहा है, और पिछले 1 साल में तो एक्स्ट्रॉर्डनरी इसने रिटर्न दिया है, और 2026 में भी ऐसा नज़र आ रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू गो अप। हुँ, यू हुँ, नो इट्स गोइंग टू गो बी बुलिश, ऑफ कोर्स विद सम वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग द ईयर, उतार चढ़ाव आएंगे, पर फिर भी ऊपर जाता दिख रहा है। एंड 20% इन रियल एस्टेट। सो दीज 5 एलोकेशंस, अब ये 5 एलोकेशंस रिसेशन में क्यों काम आती हैं? हुँ, क्योंकि रिसेशन में हो सकता है कि कोई एक एसेट क्लास डूबने लगे। अच्छा। हाँ, बिकॉज़ रिसेशन है, रिसेशन का मतलब होता है हुँ, नौकरियाँ कम, पैसा कम सर्कुलेट होता है, सैलरी कट्स होते हैं, नौकरी से लोगों को निकाला जाता है, छोटे बिज़नेसेस बंद हो जाते हैं। यू नो व्हाट रिसेशन इज़ ऑल अबाउट। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। हालाँकि मैं 2026 के जब मैं रिसेशन की बात कर रहा हूँ अजिता, तो मैं साथ में एक चीज़ अपने लिए जोड़ना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत हो जाए, बिकॉज़ हुँ, बिकॉज़ रिसेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। गुड थिंग, इट यस, रॉब्स यस, यू ऑफ योर जॉब्स एंड यस। पीपल लूज़ देयर मनी, पीपल लूज़ देयर बिज़नेसेस हुँ, and so on and so forth. So I want to be proved wrong here for a change. I am myself saying कि मैंने जो इकोनॉमिक एनालिसिस किया है वो पूरी तरह से गलत हो जाए। हुँ, पर अगर यह आता है, क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं, काश मेरा कहना सच होता। हुँ, अगर ये आता है तो आपको मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी से चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक एसेट क्लास डूब भी जाती है, तो एटलीस्ट यू हैव अदर एसेट क्लासेस टू लुक हुँ, अप टू। हुँ, तो 4 में 5 में से अगर एक नीचे भी चली गई, तो आपकी बाकी 4 सुरक्षित हैं,
सो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। और यही जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसीलिए आपको मल्टी एसेट में जाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते। अब जब गोल्ड एंड सिल्वर, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया सिल्वर का, मेरे जो जानकार थे, जब उन्होंने 30,000 का लिया था, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि 2.5 लाख हो जाएगा, और विद इन 3-4 ईयर्स, ये कभी भी नहीं सोचा था। तो जब उन्होंने नहीं सोचा था कि ये 2.5 लाख हो जाएगा, तो उन्होंने तो एज ए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, भाई किसी ने कहा तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। नाउ सडनली आई एम श्योर ही मस्ट हैव इन्वेस्टेड इन अदर एसेट क्लासेस ऑल्सो। हो सकता है उनकी बाकी की जो एसेट क्लासेस थी अजिता, वो नॉर्मल चल रही हों, साल का 8-10% रिटर्न दे रही हो, 7-8% रिटर्न दे रहे हो। तो अब जब आप मल्टी एसेट में हैं, तो सम एसेट क्लास विल स्टार्ट शाइनिंग। बट मैं यहाँ पर आपसे ना थोड़ा स्पेसिफिकली भी जानना चाहूंगी, बिकॉज ये तो जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये तो चलिए उनकी किस्मत थी, जैसा कि आपने भी कहा कि नहीं, पर बहुत अचानक लोगों से। की थी, हाँ। बहुत लोगों की थी, या लेकिन हमारे पॉडकास्ट के जरिए और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, उसके जरिए लोग क्या गलती ना करें 2026 में, उस पर भी हम बात करेंगे। और आपने जो ये मोटा मोटा 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जी। इसको थोड़ा सा हम और डाइल्यूट भी करेंगे। हम्म, बट उससे पहले, क्योंकि रिसेशन की बात हम कर रहे हैं, तो मैं जानना ये चाहती हूँ, और हमारे व्यूअर्स भी यही जानना चाहेंगे, कि अगर रिसेशन आता है तो भारत में इसका असर क्या होगा? भारत में रिसेशन कैसा होगा? क्या क्या होगा? देखिए, वसुदेव कुटुंबकम बोला जाता है, कि ये दुनिया एक परिवार की तरह है। ये भारत सरकार की तरफ से एक नारा दिया जाता है, दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक वन यस। फैमिली। तो फैमिली का एक व्यक्ति प्रताड़ित हो, दुख में हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दूसरा पे असर ना हो। तो राइट। अगर यूरोप में रिसेशन आता है, अमेरिका में रिसेशन आता है, कुछ जगह तो ऑलरेडी रिसेशन है इस समय, हमें महसूस नहीं होता है, तो वो उसका, बिकॉज वी आर सो एंट्वाइंड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि कुछ ना कुछ असर तो होगा। तो वो सेक्टर्स, वो लोग जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से डील करते हैं, बाकी कंट्री से डील करते हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, विदेशी मुद्रा पे उनका निर्भर हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, उन लोगों पर ज़्यादा असर होगा। कुल मिला के हम लोगों पर उतना असर नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। 1.45 बिलियन पीपल, हर छठा व्यक्ति तो भारतीय है दुनिया का, 850 करोड़ दुनिया की आबादी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया पर असर होगा, पर उतना नहीं होगा जितना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में होगा। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में मुझे ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है, स्पेशली यूरोप और अमेरिका इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी, और जो मैं बता रहा हूँ, कोई कोई बिकॉज मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, तो कोई भविष्यवाणी नहीं है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी विटनेसिंग इट देयर। अमेरिका में अजिता बहुत सारे नंबर्स जो आपको बताए जा रहे हैं, दे से दैट जीडीपी इज़ 1.8%, बट ज़मीनी तौर पे हम देखें तो वहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। जो वहाँ के पैरामीटर्स हैं, वो तो अभी से रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, बट बिकॉज वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस हैं 2026 में, तो ट्रम्प साहब, ही इज़ वेरी possessive about those elections, so he doesn't want to present a picture which is not sounding very, very rosy. So obviously things are being kept in a manner that the average American doesn't start feeling that we are in recession now. But यूरोप के देश आप लें, यूके को लें, फ्रांस को लें, इटली को लें, वो लोग ऑलरेडी रिसेशन के, किसी का 0.5% ग्रोथ है, किसी का 0.2% ग्रोथ है। तो क्या होता है कि आप थोड़े बहुत तो जीडीपी नंबर्स को मैनिपुलेशन किया जा सकता है। सो बिकॉज शोइंग योर सेल्फ इन रिसेशन और मार्जिनली अबव द रिसेशन, मैं एक ही बात मानता हूँ। इफ़ यू आर मार्जिनली अबव द रिसेशन 0.2%, 0.5% को मैं ग्रोथ नहीं मानता हूँ, दैट इज नेग्लिजिबल ग्रोथ। तो इसलिए रिसेशन के क्योंकि सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो भारत पर असर उसका कुछ ना कुछ होगा, परंतु कम होगा। सो इंडिया, आई फील, वुड बी अ शाइनिंग स्टार, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी, और अजिता आज देख लेते हैं, वी आर ग्रोइंग एट अबाउट 7.4%। अभी जीडीपी के एडवांस एस्टिमेट्स आए थे 2-3 दिन पहले, और पिछले क्वार्टर के इंडिया के रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, और दुनिया की ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इज ओनली 2.5%। तो हम दुनिया से 3 गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडिया पर असर उसका कम होगा, बिकॉज वी आर अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हम और आप जब जाकर दुकान पर सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी का करीब 60% हिस्सा बनता है। तो क्योंकि वो चलता रहेगा, यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत असर होगा, पर इतना असर नहीं होगा कि हमें उन लोगों की तरह हमें मुसीबत झेलनी पड़े। और डॉलर का स्ट्रांग होना और हाई टैरिफ्स, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा? अजय, डॉलर का स्ट्रांग होना भारतीय रुपए के खिलाफ तो है, 90 से ऊपर चल रहा है आज। आप और हम जब बात कर रहे हैं, 90 रुपए का $1, उससे भी ऊपर का है। तो जब तक यहाँ पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है, तब तक डॉलर का
स्ट्रांग होना हमारे ऊपर उतना असर नहीं करेगा, बिकॉज मेनली क्रूड ऑयल है जो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर हम अपनी इंपोर्ट्स को डाइसेक्ट करें तो हम क्रूड ऑयल ज़्यादा मंगाते हैं और करीब करीब 87% अपनी देश की ज़रूरत हम इंपोर्ट करते हैं। और अच्छी बात ये हुई कि जब से रुपया कमज़ोर हुआ तो क्रूड ऑयल के दाम जो थे वो कम हो गए, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझें कि एक तरफ रुपया कमज़ोर हुआ, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं हुआ। आज भी हमारी इन्फ्लेशन 1% से नीचे है। सो जब तक इन्फ्लेशन, आपकी बात का सीधा सीधा जवाब दूं तो जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आम आदमी को रुपए के गिरने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जो लोग इंपोर्ट करते हैं, कोई सामान बाहर से मंगाते हैं, उनके ऊपर ज़रूर असर होता है, पर कॉमन मैन मे नॉट बी इम्पैक्टेड एज बैडली अनटिल एंड अनलेस। तो आपके लिए रुपए कमज़ोर होने का पैमाना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई यहाँ पर बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ रही है, तो फिर आपको रुपए के गिरने की चिंता हो जानी चाहिए। और आपको डॉलर के बारे में, आपने डॉलर का नाम लिया तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि डॉलर पिछले 50 साल में जो दुनिया की मुख्य करेंसीज हैं, एक डॉलर इंडेक्स होती है, उसमें बास्केट ऑफ 6 करेंसीज होती हैं, मेन 4 होती हैं, स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो एंड येन। इन 4 करेंसीज के मुकाबले डॉलर 10% से ज़्यादा गिरा है पिछले 50 सालों में। सबसे बड़ी गिरावट है ये। तो ये डॉलर की भारतीय रुपए के खिलाफ, तो क्योंकि यहाँ से FIIs और FPIs की फ्लो रही है स्टॉक मार्केट से, लगातार पैसा निकाल रहे हैं, $20 बिलियन के करीब निकाल चुके हैं पिछले 1 साल में, उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बनी रही, तो देयरफॉर रुपी बिकेम वीकर। बट अदरवाइज डॉलर की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। एक डॉलर इंडेक्स होता है, जितना जो लोग फॉलो करते हैं और नहीं भी करते तो मैं बता देता हूँ, वो जब ट्रम्प साहब आए थे तो वो डॉलर इंडेक्स 106 होता था, आज वो डॉलर इंडेक्स 98 आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उसमें गिरावट आई है ट्रम्प साहब के आने के बाद, इन टैरिफ्स के। बात बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर हाँ, होती है। क्योंकि इंडिया में हम ज्यादातर डॉलर और रुपए का रुपए ही को ही मुकाबला देखते हैं हम। ये और एक और प्रॉब्लम है यहाँ, थोड़े मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ कि हम लोग ना यहाँ पर इंटरनेशनल खबरें ट्रैक बहुत कम करते हैं। हम लोग यहाँ अपनी ही दुनिया में रहते हैं। लल्लू प्रसाद यादव जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं, और हमारे मंत्री लोग कहाँ घूम रहे हैं, इन चीज़ों में हम इतना खो जाते हैं कि हमें इंटरनेशनली, दुनिया बहुत बड़ी है, कि दुनिया की खबरों से हम, आप तो खुद इतनी सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि अगर दुनिया की खबरों से आप नहीं अपने आप को अब्रेस्ट रखेंगे, और खासकर मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं जो गोल्ड और सिल्वर के बड़े दीवाने हैं। आजकल तो आप सोशल मीडिया खोल के देखें तो आपको गोल्ड सिल्वर की वो ब्रिक्स चमकती हुई थंबनेल्स में दिखाई देती हैं। कोई कहेगा सिल्वर धड़ाम, कोई गोल्ड 3 लाख, कोई कुछ अजीब अजीब किस्म के आपको उस वहाँ पर पर, भी मैं आऊंगी, उस पर भी हमें चर्चा वहाँ करनी पर है आप पॉडकास्ट में। देखेंगे ऐसे कुछ करते हुए। और गोल्ड और सिल्वर में लोग इतना शौक रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आप ट्रैक नहीं करते हैं, तो आपको गोल्ड और सिल्वर में नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि भारतीय तो किसी भी फंडामेंटल से गोल्ड और सिल्वर चलता ही नहीं है। तो कुल मिला के हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है एंड वी आर डूइंग प्रीटी स्ट्रांग। डॉलर साहब जो है, डॉलर की दादागिरी, डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा बहुत कम हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। भारतीय रुपए के खिलाफ कुछ कारणों की वजह से वो स्ट्रांग चल रहा है। उसको रिजर्व बैंक समय समय पर आके उसको इंटरवीन करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट नथिंग टू वरी अनलेस इन्फ्लेशन गोज आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब हम सबसे पहले पैरामीटर पे आ जाते हैं। आपने जो अमीर बनने के 5 पैरामीटर्स बताए थे, आपने कहा था 20% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए SIP को आप सबसे बेहतर मानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि SIP में 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आप थोड़ा-थोड़ा करके हर महीने या हर दूसरे महीने, जब भी आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स की हुई, जाता है। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट में अलग-अलग लेवल्स पर एंटर करते हैं। जब मार्केट बहुत तेज़ थी तब भी थोड़ा-सा गया, जब मार्केट मॉडरेट हुई तब भी गया, जब मार्केट गिरी तब भी गया, जब मार्केट कम गिरी तब भी गया। तो SIP लॉन्ग रन में, और एक बहुत डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट होती रहती है, थोड़ी-थोड़ी करके होती रहती है। वो थोड़ा-थोड़ा निकालना भी आसान होता है। अगर मैं दिसंबर के म्यूचुअल फंड्स के नंबर्स लूँ तो SIP में बहुत अच्छा नंबर 20-30 हज़ार करोड़ हर महीना हम SIP में डाल रहे हैं। अब तो ETFs में बहुत पैसा आ रहा है गोल्ड और सिल्वर की, पर SIP इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। जब आप एक चंक में लगाते हैं तो वो निशाना ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बिकॉज यू मे हैव एंटर्ड द स्टॉक मार्केट वाया म्यूचुअल फंड्स एट अ वेरी हायर लेवल, देन यू हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम
तो मुझे लगता है एसआईपी में जो लोग लगा रहे हैं उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लंबे वक्त के लिए लगाएं। हम्म, सो लॉन्ग वो टर्म लंबा इज वक्त कितना लंबा वक्त? लंबा वक्त 10-15 साल का होना चाहिए अगर आप वाकई में अपनी नेटवर्थ बनाना चाहते हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, अजिता दुनिया में नहीं है वो, ही वाज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राकेश झुनझुनवाला साहब, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। मुझे उनसे अनेकों बार मिलने का मौका मिला मुंबई में उनके ऑफिस में, बहुत अच्छी मेरी उनसे दोस्ती थी। उनके साथ बैठ के मैंने ब्रेड पकौड़े समोसे बहुत खाए, उनको बहुत शौक था, बहुत लोग हम्म, टोकते भी थे, ही वाज लिटिल हम्म, ओवरवेट। हम्म, उन्होंने ये मंत्र मुझे दिया था कि अगर अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से कमाना है तो आपको वैल्यू स्टॉक्स लंबे वक्त के लिए रखने पड़ेंगे। एंड सेम गोज फॉर, ही वाज कॉल्ड इंडियाज वॉरेन बुफे। अगर आप वॉरेन बुफे से आपको भी देखें तो जितना लंबे वक्त आप, कुछ लोग मेरे से कहते हैं साहब इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। हम्म, लंबे वक्त में तो कितना लंबा, आप 10-15 साल पता नहीं मैं जीऊँ ना जीऊँ, पर अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो शॉर्टकट टू बिकमिंग रिच। हम्म, तो आपको लंबे वक्त तक तो रखना ही पड़ेगा। और आपने उम्र की बात की थी, हम्म, अगर आप अर्ली 20s में कमाना शुरू कर रहे हैं तो हम्म, हमने तो अमीर 30-40 साल में बनने की बात करी, हम्म, तो 10-15 साल का आ गया ना फेस उसमें। हम्म, अगर आप 10-15 साल रख रहे हैं और आप 22-23-25 साल से मान लीजिए कमाना शुरू करते हैं और तभी से सेविंग शुरू कर देते हैं तो आ गया ना वो 40 साल से पहले पहले आप, डेफिनेटली यू विल बी रिच, बट प्रोवाइडेड you are choosing your investments very carefully हम्म। and you are working for your money the way you want your money to work for you. हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि हम खाली 20s के लोगों की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं, मैं तो बिकॉज आई बिकॉज वाज हाँ या हम या हमारी कोशिश है कि अपने इस पॉडकास्ट में हम 30s को भी कवर करें, 40s को भी बिल्कुल एंड बिल्कुल 50s को भी कवर बिल्कुल करें। बिल्कुल, आई मीन एनी टाइम सी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, अजिता आपकी बात से मुझे बड़ी अच्छी बात याद दिलाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट एनी टाइम। एनी टाइम, सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लोग बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं कि साहब इन्वेस्टमेंट का सही समय कौन सा होता है। सो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एनी टाइम इज अ गुड टाइम गुड टू टाइम, जब इन्वेस्ट। आपको जब जागो तभी तभी सवेरा। सवेरा, पर लंबे वक्त के लिए आप रहिए। शॉर्ट टर्म में तो लॉटरी होती है, शॉर्ट टर्म में तो सट्टा होता है, शॉर्ट टर्म में तो फिर बहुत ज्यादा किस्मत का रोल आ जाता है कि किस्मत ऑल ऑफ ए सडन आपने किया और सडनली 2-3-4 महीने में, 1 साल 2 साल में ऑल ऑफ ए सडन वो 10 गुना 20 गुना हो गया। वो बहुत रेयर होता है और लोग ना पता नहीं कि उस रेयर को ही चेस करते रहते हैं कि हम उनमें से आ जाएं। अरे मैं तो आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आप उनमें से नहीं, बाकी के ज्यादा लोगों का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो लॉन्ग टर्म इज द मैजिक मंत्र एंड diversification of your money is the second magic mantra. तो जो नया इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करे? देखिए, अगर नए इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में आना है और उसको समझ नहीं है अभी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी आपको पता है ज़्यादातर जो ग्रो करते हैं वो इक्विटी वाले करते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टॉक मार्केट में लगाती है। तो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में आने का एक इनडायरेक्ट तरीका है कि आप सीधा स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हैं। वहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर आप, वैसे तो आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल सर्च करके और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप डालेंगे कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड्स करें तो वो आपको निकाल के दे देंगे। और सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड्स को पहचानने का है कि आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देख लें। और इससे भी अच्छा तरीका है कि आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपके इर्द गिर्द है, आप उससे सलाह लेके काम करें। पैसे को अजिता जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी अगर लग जाते हैं कोई बात नहीं, आप बहुत आराम से रिसर्च करिए, सोचिए, समझिए, 2-3 जगह से पूछिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी 2-3 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से, कभी आपने जेमिनी से पूछा, कभी आपने चैट जीपीटी से पूछा, कभी आपने ग्रॉक से पूछा, कभी आपने परप्लेक्सिटी से पूछा, कुछ गूगल सर्च किया, कुछ लोगों से ओपिनियन ली, कुछ ऐसे लोग ढूँढिए जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, तब आप करिए। बहुत पैसे को ना, मैंने देखा है अजिता, जब किसी के पास पैसा जब रेडी टू इन्वेस्ट होता है, उनको बहुत जल्दी भी हो जाती है, इसको फटाफट इन्वेस्ट कर दें, टाइम लूज़ ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड एंड आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग रिच, क्योंकि हम अमीर बनने की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। मैंने देखा है लोग जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उनके कुछ दोस्त भी होते हैं, तो कुछ दोस्त आगे भी निकल जाते हैं फाइनेंशियली। कहते हैं ना, अरे भाई तुम तो बड़े आदमी बन गए भाई, तुम अब कहाँ हमारी तरफ देखोगे, बहुत पैसा कमा लिया ये वो। तो अमीर लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ये भी अमीर बनने का एक फॉर्मूला है। अगर आप अमीर लोगों से ईर्ष्या करेंगे, हालांकि ये 99% लोग करते हैं, जब आप, बिकॉज यू कैन नॉट टॉलरेट समबडी अर्निंग मोर मनी विद यू, दिस इज द नॉर्मल थिंकिंग विच गोज एंड दिस इज व्हाट पीपल डू। क्योंकि अगर आप अमीर लोगों से ईर्ष्या करेंगे
तो आप उनसे दूर हो जाएँगे नेचुरली, यू विल नॉट वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। आप नहीं चाहेंगे कि मैं उससे बात करूँ, अरे भई ये तो बड़े आदमी हैं, ये वो, हुँ, यू नो व्हाट, हुँ, दैट हुँ, काइंड ऑफ हुँ, थॉट। अगर आप उनसे दोस्ती रखेंगे और वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, तो कभी ना कभी आपको वो, उन्होंने जिस प्रकार से अमीरी हासिल करी, वो आपको वो सीक्रेट बता जाएँगे। पर अगर आप उनसे हुँ। दूरी बना लेंगे, तो आपको तो कभी पता, आप दूर से उनसे ईर्ष्या ही करते रहेंगे बस बैठ के कि भाई अरे भाई ये, अरे भाई, अरे उनसे पूछ तो लीजिए वो कैसे अमीर बने एक बार, मे बी द पर्सन इज एबल टू शेयर विद यू दैट सीक्रेट व्हेन ही, सो आई थिंक दैट इज वन बिग मिस्टेक which people do, that they distance themselves from somebody who's richer than them, whereas माइंडसेट बहुत मैटर करता है। हाँ, यू शुड गेन प्रॉक्सिमिटी टू दोज पीपल, क्योंकि आपका भी तो लक्ष्य वही है जो वो पहुंचे हैं। तो आप उनसे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? आप तो वहीं पहुंचना चाहते हैं जब वो पहुंचे। तो उस शख्स से पूछिए ना वो मंजिल का रास्ता क्या था, तो रास्ता तो वही बताएगा जो उस रास्ते से गुजरा है, पर उस रास्ते वाले से आप एनवी करने लगते हैं। सो आई थिंक दैट इज अनदर थिंग विच पीपल मिस आउट। आई एम टेलिंग यू अमीरों वेरी से दोस्ती प्रैक्टिकल रखनी चाहिए। वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अमीरों से दोस्ती जी रखनी बिल्कुल। चाहिए। तो इसकी म्यूचुअल फंड्स की बात हुई। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो एक आम आदमी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ शेयर मार्केट को लेकर ही रहता है। जी। आम आदमी शेयर का चुनाव कैसे करे? आम आदमी शेयर का चुनाव तो नहीं कर सकता, क्योंकि शेयर का चुनाव थोड़ा-सा टेक्निकल होता है अजिता। उसमें एक शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बुक वैल्यू निकालना, कंपनी का एबिटा निकालना, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस निकालना, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, कंपनी की पीई रेशियो निकालनी आनी चाहिए। तो आम आदमी के लिए ये कठिन हो जाता है, इवन कॉमर्स के बैकग्राउंड वालों के लिए भी कठिन हो जाता है। सो आई फील स्टॉक मार्केट में तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप खुद करेंगे मैंने देखा है लोग चलते फिरते पूछते हैं, हाँ भाई कोई अच्छा टिप दे जाओ, कोई अच्छा स्टॉक बता जाओ, ये हुँ, तरीका नहीं है हुँ, इन्वेस्टमेंट। आई थिंक यू शुड सिट विद एन एक्सपर्ट, और वो आपको बाकायदा डाइसेक्ट करके बताएं कि, और जो एक्सपर्ट आपको एडवाइस कर रहे हों वो अनबायस्ड होने चाहिए। हुँ, बिकॉज ऐसा मैंने देखा है कुछ एक्सपर्ट्स ने खुद किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, हुँ, तो वो दूसरों को भी वही रिकमेंड कर देते हैं। हुँ, तो एक अनबायस्ड एक्सपर्ट आपको ढूँढना पड़ेगा, जो आपको गाइड करेगा। स्टॉक मार्केट में आप सीधा नहीं आ सकते हैं। स्विमिंग पूल में छलांग लगाने से पहले आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, और वो स्विमिंग आपको कोई कोच ही सिखाएगा। अगर आप सीधे कूदेंगे, तो आपके डूब जाने के चांस ज़्यादा हैं, और इसको मैं शेयर मार्केट में कहूँ तो आपका पैसा नुकसान हो सकता है। आप हो सकता है कि हाथ-पैर मार के तैर भी जाएँ, हुँ। पर ज़्यादा चांस ये है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको डूबना पड़ेगा, आपको बचाओ-बचाओ चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए यू शुड ऑलवेज़ बी अंडर गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट। ये शुरू-शुरू के लिए है। क्या होता है जब स्टॉक मार्केट में लोग रेगुलर करते रहते हैं, तो एक अच्छी बात वहाँ पर ये है हुँ, कि वो खुद भी सीख जाते सीख हैं, जाते हैं। और एक तैराक दूसरे को भी सिखा सकता है। तो वन्स यू लर्न, देन प्रोबेबली यू डोंट नीड एन एक्सपर्ट, बट इनिशियली यू विल हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट। जब शेयर मार्केट क्रैश करता है, ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। उस वक़्त राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्या जो आप इन्वेस्टेड हैं, आपको लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए व्हेन मार्केट इज़ क्रैश्ड, या आपको कंटिन्यूटी रोक देनी चाहिए? देखिए इसको इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में एवरेजिंग कहते हैं, हुँ, कि आपने अगर 100 रुपए पे लिया है, कल को गिर के 50 आ गया तो थोड़ा और ले लीजिए, तो आपकी एवरेज 75 हो जाती है। हुँ, कल को 25 आ गया तो आपकी एवरेज और अच्छी हो जाती है। मुझे लगता है ये ठीक तरीका तो नहीं है कि क्रैश करती जाए और आप खरीदते जा रहे हैं। अगर क्रैश करती है तो इसका मतलब आपने हुँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मार्केट सेंटिमेंट ही खराब है, हुँ, उसकी वजह से सारे ही शेयर्स क्रैश कर गए हैं। पर अगर आपके शेयर की, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, तो वो रिकवर कर जाएगा। स्टॉक मार्केट कभी भी अजिता एक ही डायरेक्शन में नहीं जाती है। हुँ, हाँ, आपने कोई बहुत पिटा हुआ स्टॉक ले लिया है, बिना सोचे समझे ले लिया है, बिना किसी की सलाह लिए ले लिया है, बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे लिया है, तो हो सकता है फिर वो कई साल तक उठे ही ना। ऐसा भी होता है, वो वहीं फँसा रहता है और फिर आप उसमें फँस जाते हैं। फिर तो आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता, आपको लॉस बुक करके बाहर आना पड़ता है। बट अदरवाइज़ यू हैव, इफ यू आर केयरफुल इन चूजिंग योर स्टॉक, देन आई रियली डोंट थिंक कि वो आप क्रैश आपके लिए परमानेंट रहेगा। वो क्रैश बहुत जल्दी, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करती है तो क्या होता है, अच्छे शेयर्स भी क्रैश कर जाते हैं, हुँ, पर अच्छे शेयर्स फिर रिकवर भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो इसलिए इसीलिए देन आई गो बैक टू व्हाट आई सेड, द चॉइस ऑफ स्टॉक हुँ, हैज़ टू बी वेरी गुड। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ अजिता, स्टॉक्स को चूज़ करने का, जो थोड़ा सा हटके एग्जांपल है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रिश्ता होता है ना लड़का लड़की का, तो अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ।
तो क्या देखा जाता है पीछे? लड़की देखने में, लड़का देखने में कैसा है, उसने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है, उसका परिवार पीछे बैकग्राउंड कैसा है, कमाता या कमाती कितना है, उसकी समाज में रेपुटेशन कैसी है, कोई उसके खिलाफ केस वेस तो नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह देखते हैं ना ये सब। राइट। अगर आप यही सारे फंडामेंटल्स शेयर को चूज करने में लगा दें, कंपनी कैसी है, कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बुक वैल्यू कैसी है, उसके प्रॉफिट्स कैसे हैं, अगर आप उतनी ही केयरफुली, जितनी केयरफुली आप अपना जीवन साथी अरेंज्ड मैरिज में चूज करते हैं, अगर आप शेयर को भी वैसे ही चूज करें, यू विल नेवर गो रॉन्ग। स्मॉल कैप और मिड कैप के रिस्क को कैसे समझा जा सकता है? स्मॉल कैप मिड कैप वो कंपनीज होती हैं, हाँ, मैं जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं जानते, 5,000 करोड़ से कम जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। 5 से 20,000 करोड़ तक जो होती है उसको हम मिड कैप कहते हैं। उससे ऊपर के लार्ज कैप होते हैं। उसमें रिस्क बहुत हाई होता है क्योंकि वो कंपनीज छोटी होती हैं, पर उनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्योंकि वो छोटे से एकदम राइज कर रही होती हैं। तो हाई रिस्क है, इसीलिए बैलेंस करके चलना चाहिए अजिता। बैलेंस करने से मेरा मतलब है कि आप खाली स्मॉल कैप मत करिए, खाली मिड कैप मत करिए, खाली लार्ज कैप मत करिए, एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए। मुझे लगता है जो थोड़ा सेफ इन्वेस्टर है, ये डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप स्मॉल कैप का कंपोनेंट ज़्यादा रख सकते हैं, पर नॉर्मल इन्वेस्टर अगर मैं लेके चलूँ जो आम होते हैं तो उनको 50% लार्ज कैप में रखना चाहिए और बाकी 25% स्मॉल कैप और मिड कैप में रखना चाहिए अगर आप एक शेयर का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। पर अगर आप एग्रेसिव हैं और रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप दौड़ता भी उतनी तेज़ है, मिड कैप उससे कम रफ्तार पे दौड़ता है, लार्ज कैप उससे कम रफ्तार पे, तो दिस डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट। एक्चुअली क्या है अजिता के इन्वेस्टमेंट जो है, हम यहाँ जितनी बातचीत कर रहे हैं, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि आप दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ अ डिस्कशन वेयर वी आर एनालाइजिंग द फैक्टर्स। तो इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लेके निवेश करें। यहाँ कोई निवेश की सलाह नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक्स बताए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के क्या होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही पर्सनलाइज्ड एडवाइस होती है। आपकी उम्र कितनी है, आप कितने समय के लिए करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके पास कितना बड़ा टिकट साइज़ है जो आप करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के आधार पर, और आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है सबसे बड़ी बात, तो इन सब चीज़ों के आधार पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जाती है। सो आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नॉर्मली मैंने देखा है जो लोग यंग हैं, जो बहुत कम उम्र के हैं, वो रिस्क टेकिंग ज़्यादा होते हैं। पर अगर मुझसे कोई 60-65 साल वाला पूछे तो शायद मैं उसको स्मॉल कैप और मिड कैप कम रिकमेंड करूंगा। यू नो व्हाट आई मीन? सो इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट। ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनकी रिस्क एपेटाइट कम होती जाती है, बिकॉज देन यू वांट टू कीप योर मनी मोर सिक्योर। और जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, ऐसा नॉर्मली देखा जाता है। ऑल्दो दे से इन इंग्लिश दैट एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, सो देयर कुड ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। अब गोल्ड और सिल्वर पे आ जाते हैं। पिछले 1 साल में जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर ने शेयर मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया, इसकी जी। सबसे बड़ी वजह क्या है? मुझे लगता है पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, हालांकि पिछले 2-3 साल में ये हुआ है, पिछले 1 साल में जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में पैसा कमाया है और जो आज भी कमा रहे हैं और शायद आगे भी कुछ महीने साल तक कमाएंगे, उनको एक व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहिए। वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और यहीं से आपके सवाल का जवाब भी निकल के आता है कि क्या हुआ है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स ने अजिता बेहिसाब गोल्ड खरीदा। और सेंट्रल बैंक क्या करते हैं कि दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स रखते हैं। तो ज़्यादातर अभी तक लोगों का भरोसा यूएस ट्रेजरी पर होता था। यूएस ट्रेजरी बहुत सेफ मानी जाती थी। लोग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कुछ देशों ने वहाँ पर निवेश किया हुआ है। तो ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ की वजह से जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी सी आई और जो थोड़ा स्वार्थ दिखाई दिया उनकी पॉलिसीज़ में, थोड़ा क्या अब तो काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से देशों ने वहाँ से पैसा निकाला। और देशों का मेरा मतलब सेंट्रल बैंक से है। सेंट्रल बैंक से पैसा निकाल के उसको गोल्ड में लगा दिया, बिकॉज डॉलर के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू माना जाने लगा है वो गोल्ड को माने जाने लगा है। सिल्वर वील टॉक अबाउट सेपरेटली, सिल्वर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। तो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी की वजह से, डॉलर का बाकी करेंसीज के कमज़ोर होने की वजह से, क्योंकि डॉलर कमज़ोर हुआ तो इसलिए इन्वेस्टमेंट गया। ईटीएफ्स में बेतहाशा परचेज होने की वजह से, कल ही आंकड़े आए कि दिसंबर महीने में ही ईटीएफ्स में भारत में ही 11,000 करोड़ रुपए गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में आया। गोल्ड, बल्कि खाली गोल्ड में आया। अगर मैं खाली गोल्ड 11,000 से भी ऊपर, 11,000 करोड़ से भी ऊपर, तो ये बताता है कि ईटीएफ्स में डिमांड बढ़ी, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी, सेंट्रल बैंक्स की डिमांड बढ़ी, डॉलर कमज़ोर हुआ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने, और एक और वजह रही कि लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड और सिल्वर में लगाया। प्रॉपर्टीज बेच कर
गोल्ड और सिल्वर में लगाया। अच्छा। फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक से अपने लिक्विडेट करके गोल्ड और सिल्वर में लगाया। तो नेचुरल बात है, जो दिखता है वो बिकता है। जब इतना गोल्ड सिल्वर दिखने लग गया, इतनी उसके बारे में चर्चा होने लग गई, तो गोल्ड और सिल्वर आपको ऊपर भागता दिखा। अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न्स आई वुड से। मैंने क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हूँ, इन्वेस्टमेंट ट्रैक भी करता हूँ, मैंने अपने लाइफ टाइम में इतना ज़बरदस्त रन इतने छोटे पीरियड में नहीं देखा। गोल्ड पहले भी चढ़ा है, बट आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ रन। और एक और बहुत बड़ा रीज़न जो रहा कि गोल्ड को हेज माना जाता है। जब रिस्की एटमॉस्फेयर हो जाए, तो गोल्ड के दोस्त हैं लड़ाई, मार-धाड़, अस्थिरता, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, ये गोल्ड के दोस्त हैं। तो ये दोस्त गोल्ड के आसपास घूमने लग गए और गोल्ड साहब चढ़ने लग गए। सो आई थिंक कहते हैं जब भी कभी डर का माहौल होता है तो तो गोल्ड ऊपर गोल्ड भागता चढ़ता है। है, तो गोल्ड ऊपर भाग रहा है। और डर का माहौल तो इस कदर बना हुआ है कि इस समय जो 2026 की मैंने रिसेशन की एनालिसिस करी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो मैंने आपको बताया जियोपॉलिटिकल है। टेंशन्स जो दुनिया में बन रही हैं, ट्रम्प साहब का भी वेनेजुएला पे इन्वेजन हुआ, और ईरान में बहुत सेंसिटिव सिचुएशन बनी हुई है। रशिया यूक्रेन पिछले 4 साल से लगातार और ज़्यादा घमासान होता जा रहा है। दुनिया भर में टेंशन का, नेटो और रशिया के बीच में द टेंशन्स आर एट ऑल टाइम हाई। अभी अमेरिका ने रशिया के एक शिप पर कैप्चर किया, और रशिया इज़ अ मिलिट्री सुपर पावर। उनके पास 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर हेड्स हैं। और रशिया ने शायद, मैंने कहा ना, हम लोग लोकल खबरों में, हमारी लोकल पॉलिटिक्स में इतना खो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता। रशिया के पास एक ऑर्शनिक नाम की मिसाइल है। वो मिसाइल उन्होंने, उनका एक दोस्त है पड़ोस में बेलारूस, सुना होगा लोगों ने नाम, उसने क्योंकि वो बेलारूस यूरोप के पास है, तो रशिया ने क्या किया है कि ऑर्शनिक मिसाइल को बेलारूस में पोजीशन कर दिया है। और वो मिसाइल न्यूक्लियर हेड कैरी कर सकती है, और एक मिसाइल में 6 हेड्स कैरी होते हैं। और उन्होंने जितने भी यूरोपियन कैपिटल्स हैं, पेरिस है, बर्लिन है, वॉर्सो है, लंदन है, इसकी रेंज में लगा दिया है। सो द सिचुएशन इज़ वेरी वेरी फ्लूइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग, क्योंकि मैंने कहा ना, हम लोग बेखबर रहते हैं। कई बार बेखबरी भी अपने आप में एन्जॉयमेंट देती है, बट जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी गोल्ड और सिल्वर आपको बढ़ते हुए दिखा है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर ने अचानक से सबको बहुत चौंका दिया। जितनी तेजी से सिल्वर ऊपर भागा है, इसका क्या कारण? सिल्वर के भागने के कुछ और कारण भी हैं। एक तो गोल्ड वाले कारण तो है ही है, पर अब गोल्ड और सिल्वर थोड़े से अलग अलग रीजंस की वजह से ऊपर जा रहा है। क्योंकि सिल्वर का 50% ऑफ सिल्वर जो माइन होता है, वो अजिता कंज्यूम हो जाता है सोलर बैटरीज में, एआई डेटा इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। यहाँ पर मतलब कंज्यूम हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। आपने यूज़ किया तो वो तो उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते। तो एक उसके इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। तो इस इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से उसको चाइना ने तो रेयर अर्थ मिनरल्स में डाल दिया। जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, अब सिल्वर 18वां रेयर अर्थ मिनरल बन गया है। तो अब क्योंकि दुनिया भर को लगने लगा अब सोलर बैटरीज ज़्यादा बन रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बूम आया हुआ है दुनिया भर में एनवायरनमेंट से की वजह से, और एआई डेटा इक्विपमेंट का तो पूछे ही मत। एआई डेटा इक्विपमेंट तो मुझे लगता है दैट इज़ द फ्यूचर। तो इसको देखते हुए उसकी डिमांड पे ऑल ऑफ अ सडन इतना ध्यान आ गया कि उसकी वजह से सट्टेबाजी सिल्वर में बहुत होने लगी। जब मैं सट्टेबाजी कहता हूं तो यहां पर मेरा मतलब है व्हेन पीपल ट्रेड इन डेरिवेटिव्स। हमारे इंडिया में एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं। अमेरिका में उसको कॉमेक्स बोलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए जाते हैं। आपको एक हैरान कर देने वाला डेटा दूं, 1 किलो सिल्वर के पीछे 356 गुना सट्टेबाजी होती है। अच्छा। 1 किलो सिल्वर का 356, यानी कि, और सट्टेबाजी का यहाँ मतलब है कि जैसे अगला महीना आ रहा है, फरवरी 5 को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा एमसीएक्स पर। तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं कि मैंने 5 किलो सिल्वर खरीदा, ना मैंने आपसे लिया ना मैंने आपको दिया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। 5 फरवरी जब आएगी तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर मुझे प्रॉफिट हो गया जिस प्राइस पे लिया है तो मैं बेच दूँ के प्रॉफिट ले लूँगा, लॉस हुआ है तो मैं लॉस दे दूंगा, कुछ मार्जिन दे के मैं खरीद लेता हूँ। सो दिस हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसकी वजह से आपको सिल्वर की प्राइस वॉलेटाइल भी ज़्यादा दिखती है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, सिल्वर इज़ अबाउट $78-79 पर आउंस, और ये प्राइसेस अमेरिका से ओरिजिनेट होती है। मैं यहाँ ये भी बता दूं सबको कि इंडिया के फंडामेंटल्स गोल्ड और सिल्वर को प्रभावित नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं शादी का सीजन आ गया, सोना महंगा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया आ गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। धनतेरस आ गया, बिल्कुल 100-200-500 रुपए का फर्क पड़ेगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर कंप्लीटली ड्रिवन बाय इंटरनेशनल फैक्टर्स, दे आर नॉट ड्रिवन बाय इंडियन फैक्टर्स। सो दिस एवरीबडी हैज़ टू कीप इन माइंड। तो क्योंकि सोने की या चांदी की कीमत अमेरिका में कॉमेक्स है, वहाँ से निकल कर आती है, इसीलिए मैंने डॉलर्स और आउंस की बात करी। हम लोग इसको, सिल्वर को किलो में नापते हैं, गोल्ड को हम 10 ग्राम में नापते हैं, वो लोग इसको ट्रॉय आउंस में नापते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। तो सिल्वर के थोड़े फंडामेंटल्स इस कंजम्पशन की वजह
से और स्पेकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अलग है। तो 2026 में सिल्वर में इन्वेस्ट करना क्या अच्छा डिसीजन है? देखिए, गोल्ड और सिल्वर को की प्राइस को प्रेडिक्ट करना बहुत खतरनाक काम होता है, और क्योंकि मैंने आपको 1:356 बताया, तो ये इसका मतलब इसमें स्पेकुलेशन एलिमेंट बहुत है, तो इसका मतलब एक बबल भी थोड़ा सा है। पर जो फैक्टर्स अजिता गोल्ड और सिल्वर को ऊपर चढ़ाते हैं, वो फैक्टर्स अभी मुझे गोल्ड और सिल्वर के फेवर में दिख रहे हैं। हुँ। हम लोग प्रेडिक्ट नहीं करते हैं गोल्ड सिल्वर को, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ इसकी कोई बैलेंस शीट नहीं होती है, इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते हैं। पर ये देखते हुए कि जिस प्रकार लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस समय बन रही है, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगी। मैं लॉन्ग टर्म का तो आपको बता सकता हूँ, पर 2026 को खाली आप 1 साल की बात करें, उसको मैं शॉर्ट टर्म मानता हूँ। सो इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म एनालिसिस, येस, गोल्ड एंड सिल्वर, आई एम वेरी बुलिश ऑन देम। मुझे लग रहा है जो लोग थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे और जो लोग इसको लंबे वक्त के लिए रखेंगे, दीर्घ काल के लिए रखेंगे, उनको नुकसान नहीं होने वाला है, इज़ ऑल आई कैन से। तो फिजिकल सिल्वर, डिजिटल सिल्वर या ईटीएफ? आई थिंक ईटीएफ इज़ द बेस्ट वे टू गो, बिकॉज़ फिजिकल सिल्वर तो अजिता हैंडल करना भी बहुत मुश्किल है। आप अगर 10 किलो सिल्वर खरीद लेंगे और मान लीजिए सिल्वर आज 2.5 लाख रुपए का है, तो 25 लाख रुपए का आ जाएगा। एक मिडिल क्लास ने अगर 25-50 लाख रुपए जोड़े हुए हैं, उसमें उसको इन्वेस्ट करना, पर उसको आप रखेंगे कैसे? उसको तो आपको, आपने अगर कमरे में रख लिया, तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने के लिए आपको 2 लोग चाहिए होंगे, भई ज़रा हेल्प करो मेरी इसको रखने के लिए। सो फिजिकल सिल्वर अच्छा है, बट द हुँ। प्रॉब्लम इज़ हैंडलिंग इट। हुँ। सो देयरफॉर ईटीएफ इज़ द बेस्ट वे टू गो। डिजिटल से मैं दूर रहने को कहूँगा, क्योंकि डिजिटल के लिए सेबी ने भी वार्निंग दी है कि डिजिटल अनरेगुलेटेड है, कुछ प्लेटफॉर्म्स इसको चलाते हैं। सो देयरफॉर आई विल नॉट एडवाइस डिजिटल, आई विल एडवाइस ईदर ईटीएफ, हुँ। एंड इफ यू कैन मैनेज एंड कीप फिजिकल, देन फिजिकल डेफिनेटली। और अगर एक एग्जांपल लें, किसी के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, उसको गोल्ड और सिल्वर दोनों में एलोकेट करने हैं, तो कितना परसेंट गोल्ड में और कितना परसेंट सिल्वर में लगाना मैं चाहिए? गोल्ड को थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड मानता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा रोबस्ट मानता हूँ, और गोल्ड को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेज अगेंस्ट रिस्क मानता हूँ। भले ही सिल्वर ने गोल्ड से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स पिछले 1 साल में दिए हैं, हुँ। तब भी मैं कहूँगा कि आप 60-40 की रेशियो लेके चलिए, 60% इन गोल्ड, 40% इन सिल्वर। इवन दो सिल्वर में आउट परफॉर्म गोल्ड, बट वो उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है। देखिए अजिता, जो एसेट क्लास जितना ज़्यादा रिटर्न देता है, उतना ही वो रिस्की भी होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, मोर द रिटर्न, more the risk. So this always have to be kept in mind. So therefore, I would like to depend more on gold than on silver, even if silver runs more than gold. हुँ। आपने रियल एस्टेट की बात भी की थी। आपने कहा था कि कुछ परसेंटेज जो है वो हमको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जी, अगर अमीर बनना है। जी। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किस तरह से डिसाइड करना चाहिए? बहुत मेहनत मांगती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि घर है, फ्लैट है, कोठी है, विला है, जो भी आप उसको कहते हैं, कमर्शियल प्लॉट है, एक ऑफिस है, एक फैक्ट्री शेड है, एग्रीकल्चरल लैंड है। इतने प्रकार के रियल एस्टेट के एसेट्स होते हैं, कोई दुकान है। ये मैंने लगभग सारे रियल एस्टेट एसेट्स का नाम ले लिया। बेस्ट क्या है? अब इनको चूज़ करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारे पैमाने हैं अजिता, आपको बिकॉज़ आजकल टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा रियल एस्टेट की प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। बिकॉज़ टियर 1 सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्रम्बलिंग दिखाई दे रही है। पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, दिल्ली एनसीआर को लें और भी बैंगलोर को लें, वहाँ पर पोल्यूशन की समस्या है और ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम्स हैं, प्लस मिडल क्लास की रीच से भी बाहर हो गया है। तो इसलिए टियर 2, टियर 3 सिटीज़ आई फ़ील इज़ द नेक्स्ट रियल एस्टेट boom where this would be witnessed. But then the choice of location should be very good. और इसमें से आप क्या चीज़ चूज़ करते हैं? लैंड मुझे लगता है बेटर रिटर्न देती है, पर लैंड को अगर आप लुक आफ्टर कर सकते हैं, आप उसकी देख रहे, ये नहीं कि लैंड आपने टिम्बकटू में ले ली, एग्रीकल्चर लैंड 2000 रुपये गज़ मिल रही है, 1000 रुपये गज़ मिल रही है, तो चलो वहाँ जाके ले लें, लैंड है, तो उसको तो आपको देखने के लिए ही पता नहीं साल में एक बार जाएंगे, कच्ची पक्की सड़कों से निकल के जाएंगे। योर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी वेरी गुड। आप देखिए कि कहाँ पर अगली प्लानिंग आ सकती है, ये शहर कहाँ एक्सपैंड कर रहा है, तो वहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड ले लें, हो सकता है वो कल को फिर सिटी में आ जाए, तो एकदम से आपको मल्टीपल टाइम्स वो बढ़ जाएगा। सो आई थिंक लैंड out of all that I named is the best one. And if you're going for an apartment or a house or a shop or an office, then I think tier 2, tier 3 cities
आर द वंस टू बी लुक्ड एट इन द नेक्स्ट 5 years, क्योंकि मेट्रोज में कोविड के बाद से अजिता काफ़ी सैचुरेशन आ गया है, रियल एस्टेट प्राइसेस अब थोड़ी प्लेटो भी कर रही हैं कहीं कहीं जगह. सो यू नीड टू बी केयरफुल इन चूजिंग. इट नीड्स अ लॉट ऑफ लेग वर्क बाय द वे अजिता. रियल एस्टेट के लिए आपको 3-4 महीने लगातार लगना पड़ेगा. बार बार उस जगह पे जाइए, लोगों से पूछिए, ब्रोकर्स से मिलिए, वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे मिलिए, तब रियल एस्टेट में करिए. जल्दबाजी में रियल एस्टेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. आपने लैंड कहा, तो लैंड वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी. आई वुड स्टिल पुट लैंड ऑन टॉप ऑफ कमर्शियल, बिकॉज कमर्शियल भी तभी चढ़ता है जब उस जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही हो, या वहाँ बहुत सारे ऑफिसेस आ रहे हैं, फैक्ट्रीज आ रही हैं, मार्केट्स आ रही हैं. तो ये तो बिकॉज आपका ये जो सवाल है ये बहुत स्पेसिफिक है, इसका जनरल में आंसर दे पाना मुश्किल है. प्रॉब्लम इफ़ यू आस्क मी फॉर अहमदाबाद कुछ और होगा, दिल्ली के बारे में कुछ और होगा, मुंबई और बेंगलुरु के बारे में कुछ और होगा, चेन्नई के बारे में कुछ और होगा. सो देयरफॉर और इन शहरों में भी आप कहें मुंबई तो मैं कहूँगा दादर का कुछ और है, बोरीवली का कुछ और है, खांडीवली का कुछ और है. दिल्ली का आप पूछें तो मैं कहूँगा साउथ दिल्ली का कुछ और है, नॉर्थ दिल्ली का शायद कुछ और होगा, नोएडा के भी सेक्टर्स में अलग अलग है, गुड़गांव के सेक्टर्स अलग अलग है. सो आई थिंक ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ है. पर जनरली मैंने आपको रूल बता दिया कि लैंड ऑलवेज स्कोर्स अबव, बिकॉज लैंड लिमिटेड सप्लाई में है, और अगर आप एक अच्छी जगह लैंड लेके रह रहे हैं और आप उस लैंड की देखरेख कर सकते हैं, इट्स कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो एफडीज आज के समय में क्या डेड इन्वेस्टमेंट है? एफडीज मुझे लगता है खाली लिक्विडिटी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि एफडीज का रिटर्न धीरे धीरे घट रहा है. 8 था, 7 आया अब तो, और टैक्स वैक्स काट के आपको 4.5-5% ही रह जाता है. तो एफडीज आई थिंक शुड ओनली बी केप्ट इन अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. एफडी को मैं अजिता एक आलसी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, कि जब कुछ नहीं सूझा तो बैंक में फ़ोन करके कह दिया ये एफडी कर दो. इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ लेजी इन्वेस्टमेंट एंड वेरी लो यील्डिंग इन्वेस्टमेंट. थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए, बिकॉज आपको लिक्विडिटी, इमरजेंसी फंड कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है. सो एफडी इज़ नॉट अ डेड इन्वेस्टमेंट. आई वुड कॉल इट एज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू शुड नॉट पुट टू मच मनी इन एफडीज. एआई को लेकर हम बात करते हैं. एआई का इनकम और जॉब्स पर आप क्या असर देखते हैं? एआई के देखिए जो हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं वो तो बढ़ेंगी, पर जहाँ पर रूटीन जॉब्स हैं, क्लरिकल जॉब्स हैं, लो स्किल जॉब्स हैं, आने वाले टाइम में उसमें कमी आने वाली है. एआई उनको खाएगा ही खाएगा. तो इसलिए जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी स्किल अपग्रेडेशन पर ज़रूर ध्यान दें. अगर आप अपनी स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर कोई रूटीन जॉब में हैं, क्लरिकल जॉब में हैं, जैसे अकाउंटिंग है या कुछ भी क्लरिकल जॉब है, वो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में एआई, और एआई बहुत, जितनी हम सोचते हैं ना स्पीड, उससे भी ज़्यादा तेज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा. आप ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा. तो इसलिए आपकी स्किल को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक येस, एआई विल कंज्यूम सम जॉब्स, बट देन इफ़ पीपल आर एबल टू अपग्रेड देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली, स्किल अपग्रेडेशन कहते हैं, और आप एआई स्किल्स में अपने आप को ट्रेन कर लें, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अर्न बेटर देन बिफोर. बट इफ़ यू आर इनटू रूटीन जॉब, क्लरिकल जॉब, you might as well lose your job in the times to come. तो कितना परसेंट ट्रेडिशनल जॉब्स पर असर पड़ सकता है का? हाँ, ट्रेडिशनल जॉब्स जैसे जैसे एआई पेनिट्रेट करेगा अजिता, तो ऑलमोस्ट 70-80% पेनिट्रेट कर जाएगा. और अब तो छोटी छोटी कंपनीज भी एआई के टूल्स सस्ते होते जा रहे हैं. एआई के सॉफ्टवेयर्स, एआई की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो हर किसी की रीच में आती जाएगी. क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात ये होती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वो सस्ती होती जाती है. तो अगर आपकी कंपनी ने कुछ एआई टूल लगा लिया और कल को आपको कहा कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, ये काम तो ऑटोमेटेड हो गया, अब ये तो अब हमारा एआई टूल कर रहा है, तो 70-80% तक जा सकता है. इसलिए आपके पास समय कम है. मुझे लगता है जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं फिर से बहुत स्ट्रांगली ये सलाह देना चाहूँगा, प्लीज़ अपनी स्किल अपग्रेड कर लीजिए. अगर आपने नहीं करी तो कल को एआई आपकी जॉब खा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल स्किल कौन सी होगी? सबसे वैल्यूबल स्किल तो एआई स्किल ही है, बट आई थिंक द प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन, प्रोफेशंस लाइक लॉ, प्रोफेशंस लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल दैट, वो तो हमेशा ही एवरग्रीन रहेगा. पर ज़्यादा खतरा रूटीन जॉब्स पे है, जो क्लरिकल जॉब्स होती हैं, डेटा एंट्री है, जो क्लर्क्स काम करते हैं, वहाँ पर मुझे ज़्यादा खतरा नज़र आ रहा है. अगर आप डिसीजन मेकिंग में हैं, क्रिएटिविटी में हैं, और हाईली स्किल्ड वोकेशनल कुछ आप करते हैं, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ पर मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता है. तो 2026 में सबसे बेस्ट सेक्टर्स कौन से हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा.
एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बहुत चर्चा में रहेगा। एआई की हमने ऑलरेडी बात करी, वो चर्चा में रहेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर में मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, मुझे डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। और ग्रीन एनर्जी का सेक्टर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, चाहे सोलर हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं, वैसे सेक्टर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, हम्म। बट दीज सेक्टर्स स्टैंड आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। और अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से बात करें तो 20s की, 30s की, 40s की और 50s की फिनेंशियल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो इन सब ग्रुप के 20s वालों की हमने पहले भी बात करी। आपकी फाइनेंशियल प्रायोरिटी 20s वालों को तो घूमना फिरना, एंजॉय करना, बट इन सब में सेविंग्स कॉमन है। पहली बात तो 20s, 30s, 40s, 50s। तो 20s वालों के लिए स्टार्ट योर सेविंग्स, आई थिंक दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। डू नॉट लूज दोज प्रेशियस ईयर्स अगर आपने करियर स्टार्ट किया है। सो दैट इज फॉर 20s। 30s वालों में पहुंचते पहुंचते आई थिंक इट इज टाइम टू एक्सपैंड, टाइम टू रीच द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर, सो इट इज़ टाइम टू लुक फॉर बेटर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करिए। 40s में आते आते तो आजकल तो फायर बोलते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली, FIRE बोलते हैं। सो 40s में तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट की बात करने लगे हैं। तो अगर रिटायरमेंट की बात तब कर सकते हैं जब आपका 20s और 30s में आपने इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस किया था, तभी आप 40s में रिटायरमेंट की बात कर सकते हैं। तो मुझे लगा 40, इफ़ यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट, देन लुक एट योर इन्वेस्टमेंट्स कि आपकी कितनी वेल्थ है, और आप अपनी जो इनकम आती थी आपको, उतनी अगर आप रिटर्न बना पाए हैं किसी जहाँ भी इन्वेस्ट करके, तो आई थिंक यू कैन थिंक ऑफ रिटायरिंग। एंड आई थिंक 50s इज़ अ टाइम टू एन्जॉय योर लाइफ। आपके जो अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस हैं लाइफ में, कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, या मेरा एक फार्म हाउस हो, वहाँ पर मेरे पास कुछ गाय भैंस रखी हुई हों, और मैं कुछ खेती करूं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं। मैं कहीं स्विट्ज़रलैंड में जाके एक छोटा सा घर लेके वहाँ रहूं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग मंशा होती है। मैं कुछ आयुर्वेद में जाके करूं वगैरह वगैरह, किसी गांव में जाके। सो यू कैन फुलफिल दोज एस्पिरेशंस। 60s इज़ द टाइम टू रिटायर, एंड आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन यू वांट टू बी फिजिकली फिट। तो आपकी एक ऐसी इनकम फ्लो होनी चाहिए जो कि आपकी जो बेसिक ओल्ड एज नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। सो आई थिंक आपका अगेन क्वेश्चन इज़ वेरी जनरल, बिकॉज मुझे अगर आप 20 लोग 20 साल के, 20 लोग 30 साल के, 20 लोग 40 साल के, 20 लोग 50, 20 लोग 60 के बनाए, तो शायद उन 20 के लिए मैं 20 अलग अलग सलाह दूं, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोफाइल एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ। और अगर किसी के पास 5 लाख रुपए हैं तो 2026 में वो उन 5 लाख रुपए को इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कहाँ लगाए? वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर अब क्योंकि अब आपने नंबर डाल दिया है, 1 लाख म्यूचुअल फंड, 1 लाख स्टॉक्स, 1 लाख गोल्ड एंड सिल्वर, 1 लाख FD, और 1 लाख रियल एस्टेट। अब आप कहेंगे 1 लाख रियल एस्टेट, भैया हमें भी बता दो कौन सा मकान आता है 1 लाख रुपए में। तो टॉयलेट बाथरूम की भी बात नहीं कर सकते हैं आप, वो छोड़िए, मकान की 2 सीढ़ियों की भी बात नहीं कर सकते हैं। तो 2 ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं अजिता, REIT एंड इनविट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप बहुत छोटे पैसे से भी रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। वो लोग जगह खरीद लेते हैं, आपको किराया भी देते हैं वहाँ से जो आता है, बेचने पर आपको प्रॉफिट भी देते हैं। सो दीज आर द 5 एसेट्स यू शुड एलोकेट, 20%, 20%, 20%, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 5 लाख आपका पूरा हो जाता है। एंड वन गोल्डन इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो आप सबको देना चाहते हैं? स्टार्ट अर्ली। I think that is the magic mantra. Start early and slice off 20%. गुजारा करना सीख जाइए 80% में। There's a word in English called frugal. कंजूस नहीं कहता मैं, पर थोड़ी सी कंजूसी अगर शुरू में कर लेंगे तो बाद में आप बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफ जी सकते हैं, एंड योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग रिच कैन बी फुलफिल्ड सूनर देन यू इमेजिन। बिल्कुल। तो आई होप आज के इस पॉडकास्ट का जो बिग टेक अवे है, मुझे लगता है वो यही जो आपने लास्ट में बोला, स्टार्ट अर्ली। Yeah. यानी कि जो 20s में हैं उनको आज से, अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको भी, दे डोंट हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड। उनके लिए भी, उनके जैसे आपने कहा गोल्स और एस्पिरेशंस के हिसाब से, दे जी हैव लॉट टू लुक फॉरवर्ड जी हाँ, जब जागे तब सवेरा। और आपको याद होगा कि बचपन में भी इंडिया की हम कल्चरली बात करें तो आपको एक गुल्लक दे दी जाती थी। पहले वो Right. मिट्टी की होती थी, फिर तो मेटल की आने लग गई। वो ऐसी होती थी कि उसमें से आप डाल सकते थे, निकाल नहीं सकते थे। आई थिंक दैट फिलॉसफी ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स इन द पास्ट इज वैलिड इवन टुडे, दैट जो भी बचा उसमें डालते गए, और फाइनली एक दिन वो गुल्लक भर जाती है। किसी की तो इतनी भर जाती थी कि ऊपर उसमें डालने की जगह भी नहीं रहती थी। तो दैट वाज द टाइम टू ब्रेक दैट। सो आई थिंक वो ब्रेकिंग
जो है वो आपके रिटायरमेंट समझ लीजिए और इन्वेस्ट करना बाकी की लाइफ साइकिल, उसमें डालना बाकी की लाइफ साइकिल समझ लीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच माय प्लेजर, शरद जी माय प्लेजर। फॉर बीइंग ऑन माय शो एंड फॉर दिस वैल्यूएबल एडवाइस। बहुत इट शुक्रिया वाज़ माय आपका। प्लेजर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपको बहुत सारी फिनेंशियल इंसाइट्स ज़रूर देकर गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं फिनेंस से जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट फॉर मेनी मोर ऑथेंटिक, थॉटफुल, रियल पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।